चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अपने इस कोर्स में आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट में पूछे गए होंगे। हमारी ये वीडियो पेश की जा रही है MM अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि मूल्यांकन को कैसा होना चाहिए। क्या केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, या फिर एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, यानी कि पढ़ाई से हट के कोई दूसरी एक्टिविटी के रूप में मूल्यांकन को लेना चाहिए, या फिर मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, असेसमेंट को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होना चाहिए, यानी कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हों, जब बच्चों को टीचिंग करा रहे हों तो उसी टीचिंग के दौरान ही बच्चों का मूल्यांकन कर लें। मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये कि जब किसी कार्य को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा है गेस्टाल्ट सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और चौथा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि सभी ऑप्शन को डिस्कस कर दूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसको किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। इसका दूसरा नाम इन्होंने रखा SR थ्योरी। SR थ्योरी इसको कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को। इसका एक और नाम है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। SR थ्योरी का ही हिंदी में अनुवाद है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, क्योंकि S मीन्स होता है स्टिमुलस और R मीन्स रिस्पॉन्स। इसको हिंदी में कहें तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसी सिद्धांत का एक और नाम है संयोजनवाद का सिद्धांत। इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। तो इसका जो प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? बिल्ली पे किया था। बिल्ली पे थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया और ये निष्कर्ष निकाला कि जब हम किसी भी काम को करते हैं, जब हम अधिगम के लिए कोशिश करते हैं तो अधिगम की प्रक्रिया में गलती करना स्वाभाविक है। गलतियों से भी हम सीखते हैं। तो ये था थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दूसरा है गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसको हम लोग सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसको गेस्टाल्ट सिद्धांत कहते हैं। गेस्टाल्टवाद क्या होता है? ये मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है जो कि प्रत्यक्षीकरण पे बल देता है। इसकी स्थापना जर्मनी में 1912 में हुई थी। किसकी? गेस्टाल्टवाद की। इसके जो जनक थे गेस्टाल्टवाद के, वो मैक्स वर्दीमर थे और वर्दीमर के दो सहयोगी थे, कर्ट कोफका और अल्फगैंग कोहलर। तो ये जो कोहलर थे, इन्होंने ही क्या दिया था? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, जिसको हम लोग गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पे इन्होंने प्रयोग किया था और प्रयोग करके ये निष्कर्ष निकाला कि अधिगम के लिए प्रत्यक्षीकरण ज़रूरी है, यानी कि समस्या का लर्नर के सामने होना ज़रूरी है। तो ये था गेस्टाल्ट सिद्धांत। अब बात करेंगे सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की। तो इसको अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा ने दिया था और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था अपने सिद्धांत में कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को अपना सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या है? जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा तो क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है 1904 में इसको IP पावलोव ने दिया था। इवान पेट्रोविच पावलोव उनका पूरा नाम था। इन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया जिसका नाम इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या
अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको CR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, कंडीशनिंग रिस्पांस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ये सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया वो कुत्ते पे किया। किस पे? कुत्ते पे इन्होंने प्रयोग किया और कुत्ते के सामने 2 स्टिमुलस रखे, 2 उद्दीपक रखे। एक जो था वो घंटी थी और जो दूसरा था वो खाना था। तो उद्दीपक कुत्ते के सामने रखे, पहले कुत्ते के सामने घंटी बजाते थे और फिर उसको खाना देते थे। तो घंटी जो थी वो क्या थी? अस्वाभाविक या फिर कृत्रिम उद्दीपक थी, और जो खाना था वो स्वाभाविक या प्राकृतिक उद्दीपक था। तो कई बार यही प्रोसेस दोहराया गया, पहले घंटी बजाई जाती, फिर कुत्ते के सामने खाना रखा जाता, तो कुत्ता घंटी से क्या हो गया? अनुकूलित हो गया। और जब भी घंटी बजती तो उसको ये एहसास हो जाता, पता चल जाता कि बस मुझे खाना मिलने वाला है। तो जब उसके सामने, कुत्ते के सामने खाना रखा जाता था तो उसके मुंह से लार टपकती थी, लार को एकत्र किया जाता था। कुछ दिनों तक घंटी बजाने के फौरन बाद, खाना देने के बाद, पावलोव ने क्या किया? कुत्ते के सामने सिर्फ घंटी बजाई और खाना नहीं दिया। तो क्या देखा? इन्होंने ये देखा कि कुत्ते के मुंह से उतनी ही मात्रा में लार टपक रही है जितना कि वो खाना देख के टपकाता था। तो इस तरह से पावलोव ने अपने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से ये निष्कर्ष निकाला कि जब किसी कार्य को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। जैसे सिर्फ घंटी बजाने पे ही कुत्ते के मुंह से लार टपक रही है, इसका मतलब कि घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक था और वो वही रिएक्शन कर रहा है जो खाना कर रहा था, यानी कि प्राकृतिक उद्दीपक कर रहा था। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा कौन सा होगा? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत होगा। इस एक सवाल में मैंने चारों सिद्धांतों को हल कर दिया, आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अगर उससे सवाल पूछे जाएं तो आप लोग गलती नहीं करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न कराया जा सकते हैं? तो इसका भी जो सही जवाब होगा वो भी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ही होगा। क्यों? क्योंकि जब आप बच्चे को बार बार डराएंगे, बच्चे के सामने बार बार प्रेम जाहिर करेंगे, बच्चे को बार बार नफरत का एहसास दिलाएंगे, तो वो प्रेम से, भय से या फिर घृणा से वो क्या हो जाएगा? अनुकूलित हो जाएगा। तो अधिगम का जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, जिसका दूसरा नाम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर हम बच्चों में भय, प्रेम और घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न करा सकते हैं। अगला सवाल कि बालक अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ध्वनियों, स्पर्श और गंध के द्वारा सीखता है। यह कौन सी अवस्था है? यानी कि अगर मैं बात करूं चारों अवस्थाओं की तो इससे आप लोगों को क्या याद आ रहा है? जीन पियाजे का नाम याद आ रहा होगा। जीन पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और उसमें उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। जो पहली थी वो संवेदी पेशी अवस्था थी, जो कि 0 से 2 साल थी। पहली जो अवस्था संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 साल, इसमें बच्चा आँख का नाक से सोचता है, यानी कि ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बच्चा ज्ञान को ग्रहण करता है, छू के, किसी की आवाज़ सुन के या गंध से ज्ञान अर्जित करता है। तो हम कह सकते हैं कि पियाजे के अनुसार वो अवस्था जिसमें बच्चा इंद्रियों के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है वो संवेदी पेशी अवस्था है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। बाकी के जो ऑप्शन है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो पियाजे ने दूसरी अवस्था बताई वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कब से कब तक है? पियाजे ने जो दूसरी अवस्था बताई वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल है, और जो तीसरी अवस्था पियाजे ने बताई वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 7 से 12 है, और जो चौथी अवस्था उन्होंने बताई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 से वयस्क होने तक है। तो ये 4 अवस्थाएं बताई, चारों में थोड़ा थोड़ा सा विशेषता है बता दे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खेल की अवस्था कहते हैं, इसमें बच्चा खिलौनों से खेलता है और उसको भाषा उसका डेवलप होने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा
मूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करने लगता है, जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से होती है उसके बारे में चिंतन करने लगता है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में उसका जो चिंतन होता है वो विस्तृत हो जाता है। तो यहाँ पे आपने चारों अवस्थाएं देख ली पियाजे की। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा यह जा रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा होती है, यानी कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में चारों में से किसकी उपेक्षा की, नज़रअंदाज किया, किसको इग्नोर किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पियाजे का जो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। यानी कि पियाजे ने कहा कि बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज भी ज़रूरी है, संस्कृति और भाषा भी ज़रूरी है, क्योंकि समाज में रहने के लिए भाषा भी अति आवश्यक है। इसलिए जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई जो पहलू थे उन पे जोर दिया, जबकि जो जैविक पहलू है उसकी उपेक्षा की। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला जो सवाल है वो ये कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जो जनक हैं वो जॉन डेवी हैं। इनके अनुसार प्रगतिशील शिक्षा में हम ऐसे शिक्षण विधि अपनाते हैं जो कि व्यवहारिक हो, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पे जोर दिया जाता है। पहला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, कोई भी टीचर है, अपने स्टूडेंट से रिलेटेड उसको पॉजिटिव बिलीफ हो तो उसका इफेक्ट स्टूडेंट पे क्या पड़ता है। क्या स्टूडेंट का जो उत्साह है वो भंग हो जाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो होएगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होता। जी नहीं, प्रभाव तो ज़रूर पड़ता है अगर पॉजिटिव बिलीफ टीचर रखता है बच्चों पे। तो होता क्या है, सीखने के लिए बच्चा उत्सुक और प्रेरित रहता है। आप खुद एज ए टीचर सोचिए, आप किसी भी बच्चे पे विश्वास करते हैं तो वो क्या करेगा, आपके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करेगा, वो पढ़ने में दिलचस्पी लेगा, उत्सुक रहेगा और मोटिवेटेड रहेगा। तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है सही जवाब है। अगला सवाल ये है कि बच्चे की गलतियाँ। जी हाँ दोस्तों, बच्चे की गलतियाँ क्या होती हैं? क्या अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन हैं, या फिर प्रदर्शित करती हैं बच्चों की गलतियाँ कि बच्चे लापरवाह हैं। अब देखिए सीटेट में जहाँ कहीं भी बच्चों की गलती आए उसको आप क्वेश्चन को, ऑप्शन को आप निगेटिव समझ लीजिएगा, वो जवाब नहीं हो सकता। ठीक है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। बच्चे की जो गलतियां हैं वो अधिगम का एक भाग है। अभी तो बच्चे हैं, पढ़ाई के दौरान गलतियां करना स्वाभाविक है, यही तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहता है। तो अधिगम का एक भाग है बच्चों की गलतियां, और बच्चों की गलतियां उनको सोचने पे मजबूर करती हैं। बच्चे कोई गलती करते हैं तो बाद में उस पर सोचते हैं कि हमने गलती की तो इसे हमें कैसे करना चाहिए अगले बार में, तो उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि भी देती हैं। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि सीटेट में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और MM अली को आप लोग ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।